हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम बात करने वाले हैं लिबर्टी पेपर सेट 6 का, जो कि जुलाई 2022 का पेपर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर देखिए, विच कंपाउंड्स पॉसेस ज्विटर आयन। ठीक है, ज्विटर आयन क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक नेचर भी हो और बेसिक नेचर हो। तो एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन लूज करते हैं, दैट मीन्स H+ आयन, एंड बेस क्या होते हैं, H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया है सल्फेनिलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, पिक्रिक एसिड एंड ग्लूटेरिक एसिड। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, बट इसका जो आंसर बनने वाला है दैट इज फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन होगा सल्फेनिलिक एसिड। अगर मैं सल्फेनिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं, है ना, सल्फेनिलिक एसिड के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, इसमें होता क्या है, बेंजीन होगा, है ना, 6 कार्बन का रिंग, और क्या होगा यहाँ पर जो होगा सल्फोनिक ग्रुप होगा, दैट मीन्स SO3H, और यहाँ पर होगा अमाइन ग्रुप NH2। ठीक है, तो ये देखिए सल्फोनिक एसिड कैसा नेचर है, दिस इज एसिडिक नेचर, एंड NH2 के पास लोन पेयर है, तो ये कैसा नेचर है, बेसिक नेचर। तो होगा क्या, यहाँ पर ये H+ क्या करेगा, सल्फेनिक एसिड क्या करेगा, H+ आयन को क्या करेगा, लूज करेगा, और ये क्या करेगा, बेसिक वाला वो H+ आयन एक्सेप्ट करेगा। इससे क्या फॉर्म होगा, एम्फोटेरिक बिहेवियर कंपाउंड का। यहाँ से क्या होगा, SO3 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा NH4+। तो इसी को बोलते हैं क्या, ज्विटर आयन। ठीक है, तो हो सकता है इस बार इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर मैं सैलिसाइलिक एसिड की बात करूं, है ना, तो सैलिसाइलिक एसिड जो बनाए थे कौन से नेम रिएक्शन से, कोलवेज रिएक्शन से। ठीक है, कोलवेज रिएक्शन अल्कोहल चैप्टर का है, और इसका स्ट्रक्चर क्या था, OH ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे और कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो अर्थो पोजीशन। इसका केमिकल नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये सल्फेनिक एसिड सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर हुआ। नेक्स्ट इसमें बात करें पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड आपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को बोलते हैं। मतलब OH होगा, अर्थो पोजीशन, पैरा मतलब फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो, और फिर से अर्थो, तो ये है 1 2, ये 4 और ये 6, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड कॉमन नेम है, इसलिए ये भी जानना जरूरी है। और अगर बात करें ग्लूटेरिक एसिड का, ठीक है, ग्लूटेरिक एसिड का, ये क्या होता है, 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। तो ये कॉमन नेम रिएक्शन है, COOH होगा, और बीच में यहाँ CH2 और यहाँ से COOH, इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड, है ना। ठीक है, देखिए कितने कार्बन का चेन है ये, नंबरिंग किधर से 1 2 3 4 5। इसका IUPAC नेम क्या होगा, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ये चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेम रिएक्शन है, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्या है, विच रिएक्शन विल प्रो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, कौन सा रिएक्शन इसमें से एल्डिहाइडिक ग्रुप को प्रेजेंट करता है। आपने ग्लूकोज के 5 रिएक्शन पढ़े होंगे। ये जो पहला जो है SCN, इसका जो आंसर बनेगा वो तो होगा C। ठीक है, C आंसर इसका राइट आंसर है। जब ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से आपका ये रिएक्शन क्या करता है, कंफर्म करता है कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। बाकी अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूँ, ये कंफर्म करता है कार्बोनाइल ग्रुप का, है ना, कार्बोनाइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। HI के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से N हेक्सेन फॉर्म करता है, और ये जो लास्ट डी ऑप्शन है ये कंफर्म करता है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है ना। तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, बट एल्डिहाइडिक ग्रुप को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। थर्ड जो क्वेश्चन है,
बोला है कि इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ये कितनी बार रिपीट किया, सुक्रोज जो होता है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी माल्टोज, लैक्टोज, अमाइलोज ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जो टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो क्रोज जो होता है ये टॉलेंस एंड फेलिंग के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बायोमोलिक्यूलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। अगर मैं बात करूं आरएनए का, आरएनए में जो 4 बेस होते हैं, ए जी सी यू होता है ना, ए जी सी यू। यू से क्या होता है, यूरेसिल। ठीक है, सी से होता है साइटोसाइन। ठीक है, जी से होता है ग्वानाइन एंड ए से होता है क्या, एडिनाइन। ये 4 बेस उसमें होते हैं, इसमें कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा वो ऑप्शन आपको देखना है। बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए थाइमाइन जो होता है ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ये डीएनए में प्रेजेंट होता है। बाकी एडिनाइन भी होता है, साइटोसाइन भी होता है और ग्वानाइन भी होता है ना। और अगर मैं यहीं पे बात करूँ डीएनए का, तो डीएनए में जो 4 बेस होते हैं ए जी सी टी होता है ना। फर्स्ट 3 जो है डीएनए आरएनए का सेम है, इसमें जो थाइमाइन है ना, वो अलग होता है आरएनए कंपैरिजन में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन का पूरा जो आपको क्लासिफिकेशन दिया है वहाँ से एक क्वेश्चन एमसीक्यू फिक्स है बनता है। तो विटामिन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं ना, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है बताइए, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन किसको बोलते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसको शॉर्ट में मैंने क्या बोला है, कीड़ा। तो कीड़ा मतलब विटामिन के, ई, डी, ए, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं। बाकी जितने भी विटामिन बी एंड सी हैं, तो बी के अंदर, ठीक है, B1 भी आता है, B2 भी आता है, B6 भी होता है और B12 भी होता है। तो ये सब क्या होते हैं, वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, है ना। और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, यूरिन के थ्रू पास आउट होते हैं, इसलिए रेगुलर डाइट में लेने की जरूरत है, एक्सेप्ट B12। B12 को छोड़ करके ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है। और इन सभी विटामिन में से विटामिन सी ही एसिडिक नेचर, स्कॉर्बिक एसिड, ये भी कई बार पूछा हुआ है। ओके, इनके डिजीज क्या होते हैं इन विटामिन कमी से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ के जाएंगे, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 1-क्लोरोब्यूटेन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो 1-क्लोरोब्यूट का दैट मीन्स क्या है, 4 कार्बन का आपका कंपाउंड है ना। 2 इन मतलब दूसरे पे डबल बॉन्ड, इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, है ना। अब यहाँ पर 1 पे क्लोरो है, दैट मीन्स इस कार्बन से क्लोरो होगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा कंपाउंड है, तो हम यहाँ पर अगर टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करें तो CH3 होगा, यहाँ CH होगा, यहाँ CH होगा और यहाँ पर CH2। अब ध्यान से देखिए जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसका एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्डेड sp2 है। और ऐसा आपने किस में पढ़ा है, अलाइलिक हैलाइड में। ठीक है, अलाइलिक हैलाइड है, दैट मीन्स इसका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, अलाइलिक हैलाइड। ओके, विनाइलिक की मैं बात करूँ तो विनाइलिक में क्या होगा, हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन से अटैच्ड होगा। अराइल में क्या होता है, अराइल हैलाइड में हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा। और बेंजाइलिक की अगर बात करें तो बेंजाइलिक में क्या होगा, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो कार्बन sp3 होगा एंड एडजेसेंट कार्बन बेंजीन रिंग का होगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, इन सभी को आप दिमाग में सेट करके जाइए एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर फॉलोइंग कंपाउंड प्रेजेंट इन सिनेमन। तो सिनेमन में सिनेमल डिहाइड होता है ना, कॉमन नेम है। सिनेमन में कौन होता है,
सिनेमल्डिहाइड होता है। अगर मैं सिनेमल्डिहाइड के स्ट्रक्चर की बात करूँ, हो सकता है इस बार आ जाए सिनेमल्डिहाइड में कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। तो आपको ध्यान रखना है सिनेमल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन होगा, और यहाँ पर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH और यहाँ से CHO। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है सिनेमल्डिहाइड का। एलिसैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको याद होना कि बेंजीन के ऊपर OH और CHO ऑर्थो पोजीशन पे होंगे। वेनिलीन का जो स्ट्रक्चर है वो भी आ सकता है, तो वो भी आपको दिमाग में रख के जाना है ना। जितने भी कॉमन नेम है वहाँ से कुछ क्वेश्चन MCQ में बोर्ड में आते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इथेन नाइट्राइल को अगर हमने वाटर के साथ एसिडिक हाइड्रेशन में इसको हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देखिए इथेन नाइट्राइल है ना, इथेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या है, CH3 और यहाँ से नाइट्राइल, इसी का कंपाउंड का नाम है क्या, इथेन नाइट्राइल, IPAC नेम। और इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे H+OH- में, इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, इतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स CH3COOH। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जितने कार्बन का नाइट्राइल है उसका हीट करेंगे, एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे, तो वहाँ से उतने ही कार्बन का इथेनोइक एसिड फॉर्म होगा। अगर शॉर्ट में देखें CN के प्लेस पे आपको क्या रखना है, सिंपल सा COOH। ठीक है, इसका जो आंसर बन के आने वाला है वो क्या आंसर होगा, सी आंसर राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आपको यहाँ पर क्या दिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, बेंजीन दिया है, फिनाइल ग्रुप MgBr CO2 के साथ यहाँ पर रिएक्शन करा रहा है। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो चलिए हमने बेंजीन बनाया यहाँ से, ओके, और यहाँ पर है MgBr। CO2 का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ना, ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड है यहीं से टूटेगा, तो इस पे क्या आएगा, प्लस माइनस चार्ज, और मैग्नीशियम पे प्लस, और इसको ब्रेक कराएंगे तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। ये जो फिनाइल ग्रुप का कार्बन है वो माइनस जाएगा, इस कार्बन से जुड़ेगा, और जो Br है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, है ना। तो क्या बनाएगा स्ट्रक्चर, देखिए कार्बन है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड OMgBr, और यहाँ से इसके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, इसी कार्बन से क्या होगा, C6H5 जुड़ेगा, है ना। और उसके बाद इसका क्या कराया है, यहाँ से एसिडिक हाइड्रेशन, मतलब H+ और यहाँ से वाटर। आपको पता है कि वाटर में क्या होता है, वाटर में होता है H+OH-, है ना, H+ और OH-। इस बार ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, तो फाइनली जो बनाएगा वो क्या होगा, बेंजीन जो है वो तो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, C6H5, और इस कार्बन से देखिए COO, और यहाँ पर आ जाएगा OH, और साइड में यहाँ से MgOH-Br। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका जो आंसर बन के आएगा 9 का जो आंसर होगा दैट इज बी आंसर, इसका राइट आंसर है बेंजोइक एसिड। NCERT का क्वेश्चन है। 10 जो क्वेश्चन है, अगर आपने डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, कौन से चैप्टर में है, एल्डिहाइड कीटोन में, कार्बोक्सिलिक वाले टॉपिक में, आपको करना है क्या, जितने कार्बन का सॉल्ट उससे एक कार्बन कम का अल्केन बनेगा, तो इसका जो आंसर बनेगा मीथेन। ओके, ऐसे यहाँ से क्या करना है, ये चीज़ यहाँ से रिमूव कर देना है, और यहाँ से रिमूव करेंगे तो CH4 बचेगा, प्लस यहाँ से Na2CO3, जितने कार्बन का उससे एक कार्बन का एल्केन। और आप याद रखिए सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस क्विक लाइम 3:1 में ये जो मिक्सचर होता है इसी को बोलते हैं सोडा लाइम। और डी कार्बोक्सिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सॉल्ट से यहाँ से CO2 का रिमूवल होता है। ओके, ये इतने पॉइंट इसमें से आप ध्यान करके जाएंगे।
तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, है ना। क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ फॉलोइंग इज सेकेंडरी अमाइन। तो अगर मैं प्राइमरी अमाइन की बात करूँ तो सिंपल सा कैसे पहचाने, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर NH2 आपको दिख रहा है दैट मीन्स वो प्राइमरी अमाइन है, और अगर यहाँ पर NS दिख रहा है मतलब यहाँ से एक और होगा, समझ जाइएगा वो सेकेंडरी अमाइन है। और टर्सरी अमाइन होगा तो वहाँ पर सिर्फ N होगा, उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, दैट मीन्स वो टर्सरी अमाइन है। आपको चालाकी ये किया गया, यहाँ पर देखिए नेम दिया हुआ है ना, UPSC नेम भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ब्यूटेन 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो 4 कार्बन होगा और दूसरे कार्बन पे यहाँ पर क्या होगा, NH2। ये कौन सा अमाइन है बताइए आप, NH2 दिख रहा है दैट मीन्स ये प्राइमरी अमाइन है, और हमें क्या पूछा है, सेकेंडरी अमाइन। अगर मैं बात करूँ सेकेंड स्ट्रक्चर की, तो N मिथाइल पायरिडीन। तो पायरिडीन क्या होता है, ये नाइट्रोजन होगा रिंग में और यहाँ से एक होगा मिथाइल, यहाँ पर भी नाइट्रोजन जो दिख रहा है वो सिर्फ N है, दैट मीन्स ये टर्सरी अमाइन है। और नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर की मैं C ऑप्शन की बात करूँ तो इसका क्या स्ट्रक्चर है, N मिथाइल पेंटेनामाइन। पेंटेनामाइन दैट मीन्स 5 कार्बन का यहाँ पर चेन होगा और यहाँ पर NH होगा और यहाँ पर मिथाइल, ये N मिथाइल हुआ और बाकी 5 कार्बन का मेन चेन है पेंटेनामाइन, दैट मीन्स ये आपका सेकेंडरी अमाइन है। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा दैट इज C, N मिथाइल पेंटेनामाइन सेकेंडरी अमाइन है। ओके, 12 क्वेश्चन की बात करें, द यूनिट ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। इब्लियोस्कोपिक जो कांस्टेंट होता है वो होता है KB, है ना, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा KB। इसके 3 नाम हैं, एक तो इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा इसको और नाम से जानते हैं जो आपको एक लिखा हुआ है, ठीक है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और एक और नाम है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये तीनों नाम आप ध्यान करके जाएंगे। अब इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आपसे बन सकते हैं वो सारे पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में यूनिट पूछा है, यूनिट क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल, है ना। तो आपका जो आंसर है केल्विन केजी पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा 12th का, 12th का जो है देखिए पहला जो आंसर ऑप्शन है वो राइट है, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। और भी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले KB किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रखिए। KB जो होता है वाटर का KB की वैल्यू याद करिए 0.52 होता है। इसके अलावा KB निकालने का एक फॉर्मूला होता है R×T V0 का स्क्वायर डिवाइड में 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये भी फॉर्मूला आप याद करके जाएंगे, ये भी यहाँ से बन सकता है ना। तो KB के इतने पॉइंट आप याद करके जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट जो है 13 जो क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में क्या दिया है कि विच ऑफ फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट्स प्रेशर। तो आपने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट का होता है ना। अब अगर फॉर्मूला हम बात करें P1 माइनस P1 इक्वल टू X2 हुआ करता था, है ना। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि 30 ml एंड 0.5 मोलर, है ना, NaOH सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml बाय एडिंग वाटर, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ दैट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। आपने एक मोलैरिटी इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक है। मोलैरिटी इक्वेशन अगर डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को तो एक मोलैरिटी इक्वेशन होता है M1B1 इक्वल टू M2V2, इसको बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। अब इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखना है और आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मोलैरिटी जो दिया है 0.5 इंटू वॉल्यूम 30 ml, नेक्स्ट का आपको M2 पूछ रहा है और वॉल्यूम कितना दिया 500 ml, इसको लीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 0.5 इंटू 30 डिवाइड में आ जाएगा 5
100। इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर आएगा 0.03 मोलर इसका राइट आंसर है ना। तो 14 का कौन सा आंसर होगा? 14 का आंसर होगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मेन ये मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो उस पर ध्यान देना है। 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। कितनी बार पूछा, आइडियल, नॉन आइडियल या फिर पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। इनके आप एग्जाम्पल करके जाइए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो नॉन आइडियल में जो फिनॉल एंड एनिलीन होता है वो एक नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। बाकी जितने भी दिए बी सी डी में वो किसके हैं? आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, जो पढ़ने में एक जैसे लगे, जैसे बेंजीन टॉल्यूइन है ना, आइडियल है। हेक्सेन हेप्टेन आइडियल है। ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, तो पढ़ने में एक जैसे लग रहे, एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, वो आपके आइडियल होते हैं ना, जो अलग है वो नॉन आइडियल है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात की जाए तो 16 क्वेश्चन में क्या दिया है, विच सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ 0.2 मोलर H2SO4। तो उसके लिए आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो सॉल्यूशन है ना, तो हमने अलग अलग सॉल्यूशन लिया, सपोज ये ए और ये बी है। सपोज इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और बी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। आइसोटोनिक कब बोलते हैं, जब दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो वो इक्वल हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्या, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन दिया है। अगर मैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालूं, मान लीजिए पाई 1, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ICRT होता है। तो आई क्या है यहाँ पर देखिए, H2SO4 को अगर आयनाइज करेंगे तो 2H+ आयन और यहाँ से एक सल्फेट आयन, तो आई की वैल्यू कितना आएगा 3 है ना। तो यहाँ से 3 इंटू कंसनट्रेशन 0.2 दिया है और RT कॉमन होगा, तो 0.6 RT आ रहा है इसका। अब जिस ऑप्शन में अगर इतना आ रहा है तो वही आपका आंसर होगा। अगर मैं इसमें बात करूं, देखिए इसका आई की वैल्यू HCl H+Cl 2 होगा, 2 इंटू 0.4 RT, इसका कितना आ रहा है 0.8 RT आएगा, मतलब ये नहीं होगा। दूसरे की अगर मैं बात करूँ 0.3 इंटू आई की वैल्यू इसका 2 होगा और RT यहाँ से 0.6 RT आ रहा है, दैट मीन्स यही आपका आइसोटोनिक होगा। इसका आंसर जो बनेगा वो बी आंसर राइट है। बाकी अगर मैं सी की बात करूँ तो 0.1 इंटू 2 RT आएगा, तो 0.2 RT ये भी नहीं होगा। लास्ट में 0.2 इंटू 2 और RT मतलब 0.4 RT ये भी नहीं होगा, है ना। तो बी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज ए एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज अ गैस एंड सॉल्वेंट सॉलिड। सॉल्वेंट सॉलिड का दैट मीन्स ये पक्का कौन सा सॉल्यूशन है, बताइए, आप बताइए। ये जो एग्जाम्पल है वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट फिक्स है, क्या होगा, सॉलिड ही होगा, है ना। इसमें 3 टाइप के होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट फिक्स हो गया, सॉलिड ही होगा। सॉलिड क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, है ना, जिसमें गैस का सॉलिड में है, तो हाइड्रोजन गैस, एनसीईआरटी का ये हाइड्रोजन गैस प्लस कोई भी कैटलिस्ट ले लीजिए, NI PT या फिर PD, ये इसका एग्जाम्पल है। इसका जो क्वेश्चन का आंसर बन के आएगा वो आपका होगा फाइनली डी आंसर होगा, है ना। बाकी और भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता इस बार वो पूछा लिक्विड का सॉलिड में। तो लिक्विड का सॉलिड में जिंक अमलगम, जिंक या किसी भी मेटल का अमलगम, मतलब मर्क्यूरी इसमें सॉल्यूट होगा, जिंक सॉलिड होगा। सोडियम अमलगम आपने पढ़ा होगा, मतलब सोडियम मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी जो है लिक्विड स्टेट सॉल्यूट है एंड मेटल जो है वो सॉलिड है। और सॉलिड सॉलिड में आपने एलॉय पढ़ा होगा, एलॉय में 3 बहुत एग्जाम्पल है, जैसे गोल्ड एंड कॉपर का हुआ, अपने ब्रास पढ़ा होगा जिसमें कॉपर और जिंक होता है, अपने ब्रॉन्ज नाम सुना होगा जिसमें कॉपर और टीन होता है, आपने जर्मन सिल्वर सुना होगा, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर, जिंक और
निकल भी होता है। ठीक है, ये आप ध्यान करके जाइए, ये सब इसके एग्जाम्पल है। बाकी अगर मैं बात करूँ एक्वा सोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, जो ऑप्शन और दिया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्वा सोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ये बताइए किस सोल्यूशन का एग्जाम्पल होगा? ये लिक्विड सोल्यूशन होगा, इसमें ऑक्सीजन गैस होगा और वाटर लिक्विड होगा। क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CaCl3, ये लिक्विड है और प्लस नाइट्रोजन गैस, ये गैसीय सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर सॉलिड होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ये भी गैसीय सोल्यूशन है सॉलिड और गैस का। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोलर मिथेनोइक एसिड आपको दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी। तो कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको फाइंड करना है ना। दैट मीन्स हमें इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले तो मोलर कंडक्टिविटी दिया है मिथेनोइक एसिड का 46.1, कंसंट्रेशन दिया है 0.025 मोलर, है ना, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड में होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी दिया है, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, वो भी कौन से लॉ से? आपने कोलराउस लॉ का नाम सुना होगा, है ना, कोलराउस लॉ। तो अगर हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीथेनोइक एसिड के निकाले तो आयनिक कंडक्टिविटी किसका होगा यहाँ पर? लिमिटिंग इसका H+ आयन का और प्लस यहाँ से फॉर्मिक एसिड का, ये दोनों का दिया हुआ है। H+ कितना दिया है? 349.6 प्लस, और फॉर्मेट आयन का दिया है 54.6, इन दोनों का सम करेंगे पाएगा 404.2, ये हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, अब हमें अल्फा पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड में लिमिटिंग, मोलर कंडक्टिविटी 46.1 और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपने जो निकाला 404.2, यहाँ से फाइनली आएगा 0.114, इसका फाइनल आंसर है। ये टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है। आई होप 9 जो एग्जाम्पल है इंटेक्स का एक क्वेश्चन है वही आपका है, तो इसका आंसर जो बनेगा बी आंसर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन फेराड, है ना, प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3 एल्यूमिनियम। ये भी आपका सेकेंड चैप्टर से एग्जाम्पल नंबर 12 या 13 है, अब देखेंगे। देखिए यहाँ पर मोल्टेन जो दिया हुआ है Al2O3, इसमें मेटल से हमें काम है, तो कैथोड पे जो रिएक्शन होने वाला है, तो एल्यूमिनियम पे आपको पता है +3 चार्ज होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट होगा। आप चाहो तो एल्यूमिनियम 2 आयन ले भी सकते हो, तो भी आंसर चेंज नहीं होने वाला, सेम आएगा। अब इसको करते कैसे देखिए, आपको क्या पूछा? फेराड, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन का 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फेराड हुआ, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है 27 ग्राम, 27 ग्राम एल्यूमिनियम ऑब्टेन होता है किससे? 3 फेराड, इसलिए 1 ग्राम कितना होगा? 3 फेराड डिवाइड में कितना? 27, इसलिए क्वेश्चन में कितना दिया? 40 ग्राम, इसलिए 40 ग्राम से कितना होगा? यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो आंसर बन के आएगा 4.4 फेराड, इसका राइट आंसर होगा। ओके, इसका आंसर कौन सा बनेगा बताइए? ए आंसर इसका राइट आंसर है। तो इस टाइप का जो सेकेंड चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 है, ये आप तीनों क्वेश्चन करके जाइए, यहाँ से MCQ बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, इसमें बोला विच कंपाउंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ड्राई सेल, है ना। तो ड्राई सेल की जो कहानी है वो पूरा कई बार मैंने बताया, फिर से एक बार सुने। ड्राई सेल में क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है MCQ के हिसाब से या थ्योरी के हिसाब से। तो ड्राई सेल में जो एनोड होता है वो जिंक का होना है, जिंक कंटेनर आपने पढ़ा होगा। कैथोड जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का कैथोड बना होता है, ग्रेफाइट या कार्बन। इसमें जो पेस्ट यूज होता है वो होता है ZnCl2 एनहाइड्रस और अमोनियम क्लोराइड का। इसका जो सेल पोटेंशियल होता है
वो होता है 1.50 वोल्ट, है ना। इसके अलावा इसमें जो ब्लैक कलर का पाउडर होता है वो भी आपसे पूछ सकता है। ब्लैक कलर का पाउडर MnO2 प्लस कार्बन का मिक्सचर होता है। और अगर मैं बात करूँ एनोड के रिएक्शन का, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड में जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 में जाएगा। ओके। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे MnO2 प्लस अमोनियम आयन NH4, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके MnO और यहाँ से OH ट्वाइस प्लस यहाँ से NH3 फॉर्म करेगा। ठीक है, ये इसका पूरा रिएक्शन हुआ। अब हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे क्या जानना चाह रहे हैं भाई, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो जिंक यहाँ पर 0 चार्ज है, 0 से +2 में जा रहा है, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन होगा, जिंक। बट हमें यहाँ पर देखिए Mn का निकालेंगे तो +4 आएगा, और +4 से यहाँ पर +3 में जा रहा है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा। कैसे आया, x मान लिया, ऑक्सीजन -2 OH पे -1 = 0, x की वैल्यू +3 आ रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है क्या, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो 20 का जो आंसर बन के आएगा वो होगा MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, हमने पूरा कहानी ड्राई सेल का बता दिया है। 21 क्वेश्चन की अगर बात की जाए, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट, कितनी बार पूछा है कि अगर K का यूनिट अगर निकालो आप, रेट कांस्टेंट इसको बोला जाता है। इसका यूनिट जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर पावर में 1 - n पर सेकेंड। ये nth ऑर्डर का यूनिट का निकालने का फॉर्मूला है। अब मैंने आपको बोला था अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर लेंगे, ठीक है, यहाँ से पर सेकेंड आएगा कि ये 1 - 1 0 होगा, है ना। और अगर n की वैल्यू मैं 2 रखूँ तो उसका जो यूनिट बन के आएगा वो क्या बनेगा, पर मोल लीटर पर सेकेंड, है ना। आई थिंक यही आंसर है, दैट मीन्स का जो आंसर होगा सी होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड 0 ऑर्डर, इनका यूनिट आप याद करके जाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 22 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर, विच ऑफ फॉलोइंग इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें बाई मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलरिटी आपने पढ़ा होगा। तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जो टोटल रिएक्टेंट होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, उसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। एक होगा तो उसको यूनिमॉलिक्यूलर, 3 होगा तो उसको ट्राई मॉलिक्यूलर। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखना है भाई किसमें रिएक्टेंट सिर्फ 2 है। तो अगर आप बी ऑप्शन को देखो तो NH3 की, तो वो चाहे सेम हो चाहे अलग, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 2 मोल NH3 है, दैट मीन्स ये आपका बाई मॉलिक्यूलर, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ये जो कैसा है, तो उसमें टोटल 4 है टेट्रा मॉलिक्यूलर, ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसको ध्यान नहीं देते हैं। पहला अगर जो है, अगर सी ऑप्शन की बात करें तो ये यूनिमॉलिक्यूलर है ना, इसमें 1 मोल रिएक्टेंट है। और जो लास्ट है वो है ट्राई मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसमें 3 मोल है, 2 मोल NO का और 1 मोल ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है कि व्हाट इज चेंज बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसमें से क्या चेंज करेगा, तो देखिए गिव्स एनर्जी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है ना। आपने अगर ग्राफ पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, जैसे मान लीजिए ये आपका रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये जो हाइट होता है इसी को बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। अब कैट, ये जो ग्राफ हमने बनाया ये है विदाउट कैटलिस्ट, ये है विदाउट कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट यूज करेंगे तो इसकी हाइट को क्या करता है, कम कर देता है। ये जो है विथ कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है ना, जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है ना। इसमें सिर्फ पूछा कि इफेक्ट किस पे आएगा, आंसर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन। तो 24 क्वेश्चन में क्या दिया है,
फॉर विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको एक रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका कौन सा करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो अगर इस रिएक्शन का मैं रेट लिखूँ, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट जब होता है तो उसके कंसंट्रेशन को डिक्रीज होता है, इसलिए इसको नेगेटिव से कोएफिशिएंट 1 में लिखते हैं, और प्रोडक्ट का बढ़ता है इसलिए इसको पॉजिटिव लिखते हैं ना। अगर इस रिएक्शन का रेट लिखूँ तो क्या होगा, -1/5 टी, और यहाँ से क्या होगा बी आर माइनस डिवाइड में हो जाएगा डी टी इक्वल टू, इसका माइनस होगा PrO3 माइनस और डिवाइड में होगा डी टी इक्वल टू होगा -1/6, क्योंकि ये सब रिएक्टेंट है, और यहाँ से DH प्लस और डिवाइड में डी टी इक्वल टू, अब प्रोडक्ट है तो 1/3 DBr2 डिवाइड में डी टी और इक्वल टू 1/3 DH2O डिवाइड में डी टी। तो ये हमने पूरा रिएक्शन लिखा। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है कौन सा आंसर बनेगा। तो यहाँ बी आर और एच के प्लस में है, तो इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वल ले लीजिए, इसको और इसको दोनों को इक्वल करेंगे, तो -1/5 डी बी आर माइनस डिवाइड में डी टी इक्वल टू -1/6 डी एच प्लस और डिवाइड में डी टी। ये माइनस माइनस खत्म हुए, है ना, कैंसिल आउट हुआ। इसको रीअरेंज करेंगे, यहाँ से डी बी आर माइनस डिवाइड में डी टी इक्वल टू 5 को इधर ले तो 5/6 होगा, और डी एच प्लस डिवाइड में डी टी। तो यही आपका आंसर है। आंसर 24 का कौन सा बन रहा है आपको, तो ये आंसर इसका राइट आंसर है ना। तो जिसमें रिलेशन पूछ रहे बस उन्हीं दोनों इक्वेशन को इक्वल करके रीअरेंज करिए और देखिए कौन सा आंसर इसका राइट होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 ग्राफिकल क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या, जिसमें एनर्जी क्या होता है, कुछ पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, एनर्जी इसमें रिलीज होता है एक्सोथर्मिक में, और इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी निगेटिव, ठीक है। और डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी आप जान लीजिए। तो हमेशा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है। अब डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव कब आएगा, जब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेस हो और इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो जैसे मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, तो प्रोडक्ट क्या होगा रिएक्टेंट से नीचे होगा, जैसे ये प्रोडक्ट है, तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और ये वाला जो हाइट है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब डेल्टा एच निकालेंगे तभी तो होगा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको पता है कि ये वैल्यू छोटी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर निगेटिव आने वाला है ना। तो आपको क्या देखना है, किस ऑप्शन में या किस ऑप्शन में आपका प्रोडक्ट नीचे आया है। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला है ऑप्शन, देखिए यहाँ रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट नीचे है, तो ये आपका इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है। दैट मीन्स पक्का इसमें डेल्टा एच क्या होगा निगेटिव। तो ये तो आपका एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, इसमें देखिए ऊपर है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है, और ये भी आपका नहीं होगा, इसके लगभग ऊपर ये बराबर ही है, ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर बन के आएगा 25 का, वो ए आंसर इसका राइट आंसर होगा, है ना, ओनली फर्स्ट वही आपका एक्सोथर्मिक है। ओके, चलिए बात करते हैं 26 क्वेश्चन का। यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पर आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया है, तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो आपको गिवन है, जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा वो एनोड पे जाएगा, और वही ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा, और वही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर मैं ऑप्शन यहाँ पर देखूँ 26 का
जो क्रोमियम दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, क्रोमियम का ही यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है ना, क्रोमियम माइनस का 0.7, बाकी सब प्लस है, मतलब ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आंसर क्या बनेगा? बी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, अब से रिड्यूसिंग पावर भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग पावर का अगर मान लीजिए ऑर्डर पूछता, रिड्यूसिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है ना। तो अगर मैं रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर इसमें पूछूं, आरपी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट कौन है यहाँ पर है, तो क्रोमियम होगा। देन उसके बाद होगा Cr2O7-2, उसके बाद होगा रिड्यूसिंग पावर किसका, Cl2 का, और सबसे कम जो होगा MnO4 माइनस। ठीक है, ये एक ऑर्डर हो गया। रिड्यूसिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपी वैल्यू होता है ना। चलिए 27 क्वेश्चन की अगर बात की जाए, 27 में क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल, है ना। किस पे इफेक्ट डालता है, किस पे चेंज होता है, ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पर लिखा है सेल कांस्टेंट का पहली बार सिंबल क्या आपने पढ़ा हुआ है, जी स्टार से डिनोट करते वो होता है कप्पा इंटू आर, है ना। तो ये देखिए चेंज विथ चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, चेंज विथ चेंज कंसंट्रेशन है इस पे भी इफेक्ट नहीं करता है, चेंज विथ टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस पे भी इफेक्ट नहीं करता, रिमेन कांस्टेंट होता है और सेल के लिए कोई भी सेल हो उसका कांस्टेंट होता है। इसका आंसर जो बनेगा डी आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए 28 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अमाइड दिया है, ब्रोमीन, बहुत फेमस नेम रिएक्शन, बताइए कौन सा, और ये अमाइन चैप्टर का है। अगर आपने 28 है और हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ा हुआ है तो वही चीज है। ओके, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता था कि अमाइड ग्रुप लेते थे, है ना, अमाइड, और उसको Br2 और 4 मोल यहाँ से NaOH हुआ करता था, ये CO यहाँ से निकलता था, यहाँ से RnH2 प्लस 2 मोल NaBr प्लस Na2CO3 और H2O यहाँ से फॉर्म करता था ना। अब बताइए कितने कार्बन का है, ये आपको दिख रहा है 3 कार्बन का है। देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन का अमाइड है, 2 कार्बन का अमाइन बनाएगा, दैट मीन्स इसका जो आंसर बन के आएगा वो आपका क्या होगा, सी आंसर इसका राइट आंसर है। तो प्रोपेनामाइन है तो यहाँ से इथेनामाइन फॉर्म करेगा, है ना। हो सकता है इस बार इथेनामाइन देख के अमाइड पूछ ले तो 1 कार्बन ज्यादा का अमाइड होगा। ओके, चलिए 29 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड्स, इसमें से लिगेंड्स कौन सा नहीं है, तो ये NO आपने पढ़ा होगा न्यूट्रल लिगेंड है, इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं, ये भी ये लिगेंड्स है। और ये आप अगर पहचानते हो तो इन, इसको इथेन 1,2 डाइमाइन डाइडेंटेड लिगेंड ये भी है। ये जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है कार्बोनाइल लिगेंड, ये भी लिगेंड्स है। ये जो अमोनियम आयन आपको दिख रहा है ये नॉट लिगेंड, ये लिगेंड्स नहीं है, सिंपल सा आयन है, अमोनियम आयन, है ना। इसका आंसर बी बनेगा। 30 जो क्वेश्चन है IUPAC नेम आपसे पूछा है। IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हो, जैसे मान लीजिए X है, यहाँ पर M है, L और Y, ये जो होता है इनको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोला जाता है, काउंटर आयन। ये जो होता है इसको भी काउंटर आयन ही बोलते हैं, बस ये निगेटिव वाला होता है और इधर पॉजिटिव होता है ना। और उसके बाद जो M होता है वो होता है सेंट्रल एटम, क्या होता है, सेंट्रल एटम। L से जो डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और ये इसको लुईस बेस बोलते हैं। सेंट्रल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, दैट मीन्स इसको लुईस एसिड बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब इसका नॉमेनक्लेचर का ऑर्डर क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, फिर लिगेंड्स आता है, फिर ये आएगा, उसके बाद ये आता है ना। अगर ये नहीं है तो लिगेंड से स्टार्ट करते हैं, अगर लिगेंड एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। देखिए NH3 अमाइन होता है, क्लोराइडो और नाइट्रिटो, है ना, नाइट्रिटो N। तो पहले अमाइन होगा तो डाई अमाइन, तो डाई अमाइन CN-D में दिख रहा है, डाई अमाइन क्लोराइडो नाइट्रिटो N, और यहाँ से होगा प्लेटिनम, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका 2 आएगा, है ना। तो 30 का जो आंसर बन के आएगा, ठीक है, प्लेटिनम होगा, प्लेटिनेट नहीं होगा क्योंकि वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। इसका जो आंसर बनेगा
वो सी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, 31 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल, है ना। X इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। देखिए कोई भी मेटल है उसके ऊपर +3 चार्ज है और वो साफ साफ बोल रहा है कि भाई 3D में 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो उसके बाद 4s आता है ना, 4s आता है। तो इसमें जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा, 3D में 5 और 4s में 0, दैट मीन्स जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 26 है और वो आयरन है। इसका जो आंसर बन के आएगा वो बी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए बात करते हैं 32 क्वेश्चन का। बोला एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन, एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। तो यही आंसर होगा। आपने कौन सा इक्वेशन है चैप्टर नंबर 3 में, आरेनियस इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक है, आरेनियस इक्वेशन। आरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, उसका आपने पढ़ा है log K2/K1 इक्वल टू EA डिवाइड में 2.303 R, यहाँ से होता था T2 माइनस T1 और अपॉन में T1 T2। ये आरेनियस इक्वेशन का ग्राफ है। एक्टिवेशन एनर्जी यही 2 टेम्परेचर पे कैलकुलेट करते हैं, तो बी आंसर इसका राइट आंसर है। इसमें स्लोप बहुत पूछता है ना, इसका स्लोप अगर मान लीजिए ln k वर्सेज 1/t, तो इसका जो स्लोप आएगा -EA/R होगा। और अगर यहीं पर log k वर्सेज 1/t हो, -EA डिवाइड में 2.303 R इसका स्लोप होगा। ये भी आप थोड़ा दिमाग में रख के जाएंगे। 33 क्वेश्चन की बात की जाए, 33 में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच आयन हैव लोवेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो जिसकी n की वैल्यू सबसे कम होगा, जो ऑप्शन दिया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही होगा। अब टाइटेनियम जो की बात किया जाए, है ना, एक एक की बात कर लेते हैं। टाइटेनियम, टाइटेनियम +3, टाइटेनियम स्कैंडियम, टाइटेनियम का 22 होता है। तो टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D22, मतलब 2 इसमें जाएगा 2 इसमें जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3D1, मतलब n की वैल्यू इसका 1 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबसे लोवेस्ट 1 ही होगा, तो यही आंसर होना चाहिए भाई। कोबाल्ट इसकी बात करें तो 3D7 4s2 3D7 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 6 इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू 4 होगा, है ना। क्रोमियम +3 3D4 है, इसमें 1 होता है, इसमें 5 होता है, 3 निकालेंगे इसमें 0 होगा, इसमें 5 होते हैं तो 2 और निकालेंगे तो 3, n की वैल्यू इसमें 3 आ रहा है। और आयरन का 3D6 और 4s2 होता है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो सबसे मैक्सिमम होगा Fe+3 में और मिनिमम होगा टाइटेनियम +3 में, इसका आंसर है। मैग्नेटिक मोमेंट का कई बार मैंने ट्रिक बता चुका है। 34, विच आर फॉलोइंग कंपाउंड एक्वस सोल्यूशन इज कलरलेस। एक्वस सोल्यूशन में कौन सा इसमें कलरलेस होगा, तो जिसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन या डी कम्प्लीटली फिल्ड हो, तो वो कैसे होते हैं, वो कलरलेस होते हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है जिंक पे +2 चार्ज है, तो डी कम्प्लीटली फिल्ड है, 4s में 0। इसका आंसर कौन सा बनेगा, डी आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं 35 क्वेश्चन। क्या दिया है, विच आयन हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें पूछा है हाईएस्ट। अगर मैं सभी ऑप्शन को देखूं तो जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में क्या दिया, क्रोमियम +1। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 4s में 0, डी में कितना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन, और ये एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मोर स्टेबल होते हैं। और मोर स्टेबल जब है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे, इसके लिए हायर एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा इसी में होगा, तो सी आंसर इसका
राइट आंसर है। 36 की बात करें, इन विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइट इज लोवेस्ट। सिंपल सी बात है, जिस ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिखेगा वही वहाँ पर पेयरिंग हो जाएगा और वहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी होगा सबसे लोवेस्ट होगा। अगर मैं सारे ऑप्शन देखिए, यहाँ पर NH3 तो स्ट्रॉन्ग है बट Cl वीक है, NH3 और यहाँ NH3 वाटर है, बट इसमें देखिए जो लिगेंड्स का स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, तो 4 अगर एटलीस्ट याद है, CO सबसे ज़्यादा होता है, फिर Cn होता है, फिर En होता है, उसके बाद NH3 आता है। तो NH3 से ज़्यादा किसका है? Cn का है। यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगा और इसमें वेवलेंथ लाइट के एब्जॉर्प्शन कम होगा तो वेवलेंथ भी लोवेस्ट होगा, इसका आंसर सी बनेगा। 37 जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, देखिए कॉम्प्लेक्स क्या दिया है, कार्बन कोबाल्ट दिया है और यहाँ से NH3 5 और सल्फेट आयन और यहाँ से बाहर दिया है Br काउंटर आयन। एंड दूसरा जो इसको बना के दिया हुआ है ऑप्शन में, कोबाल्ट तो सेम है, NH3 5 वो भी सेम है, बस Br अंदर हो रहा है और सल्फेट आयन बाहर। तो यहाँ पर देखिए जो काउंटर आयन नेगेटिव हो वो नेगेटिव लिगेंड से एक्सचेंज हो रहा है। ऐसा कहाँ पर होता था? आयोनाइजेशन आइसोमर में, है ना। इसका जो आंसर बन के आएगा वो होगा सी आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 38 बोला है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आयन विल बी ऑब्टेन थ्रू आयनाइजेशन ऑफ आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट सेकेंड। इसका कई बार ये MCQ में रिपीट कर चुका है, इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला है, तो इसलिए ये कई बार पूछ जाता है। Fe4 होता है, FeCN6 और ये होता है थ्राइस, ये इसका पूरा फॉर्मूला है। और इसको जब आयोनाइज करेंगे Fe पे +3 ऐसे 4 आयन होंगे, प्लस ये जो है FeCN6 है ना, ऐसा 3 होगा और इसके ऊपर -4 चार्ज होगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ आयन्स आ रहे हैं इसमें 4 + 3 कितना आ रहा है? 7। इसके आयन जो है टोटल आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये आंसर इसका राइट है 7। ओके। 39 क्वेश्चन में क्या दिया? विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली जो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन अगर है तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिससे जो उसकी जो टेट्रा वैलेंसी है वो अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड होते हैं, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन, उसको स्टार से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आपको नाम दिया है ना, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। जैसे अगर मैं 2 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाऊं, 2 ब्रोमोब्यूटेन का, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब ये 4 कार्बन होगा, 2 ब्रोमो, यहाँ से आप ब्रोमीन लगा दीजिए। तो देखिए ये CH3 होगा, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और यहाँ पर देखिए एक H होगा, ये CH2 और ये CH3। तो मैं अगर इस कार्बन की बात करूं, इससे जो भी एटम या ग्रुप अटैच्ड है उनको अगर ध्यान से देखें, देखिए ये आपका इथाइल है, ये ब्रोमीन है, मिथाइल है, H है, चारों यहाँ पर अलग अलग, दैट मीन्स ये कायरल कार्बन है और यही आपके लिए एक्टिव होगा। बाकी ऑप्शन को आपको चेक ही नहीं करना है, उसमें नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, वो आपका आंसर राइट आंसर होगा। तो बाकी को आप टाइम वेस्ट न करें, आपको आंसर मिल गया, बस आगे मूव करेंगे। 40 क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अलाइलिक हैलाइड। तो इसके लिए आपको अलाइलिक हैलाइड पता होना चाहिए। अलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं? कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो कार्बन sp3 होना चाहिए और उसका एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्डेड sp2 होना चाहिए। और टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो CH2 CH और CH2, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। और यहाँ पर आपको उसका नेम दिया हुआ है ना, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन, हर एक का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा तो ही आपको यहाँ पर आंसर मिल पाएगा। अगर मैं पहले बताऊँ तो ब्यूट 2 इन ऐसा कुछ दिया है, तो ब्यूट 2 इन मतलब यहाँ डबल बॉन्ड होगा और पहले कार्बन पे ब्रोमीन होगा, है ना। तो बोला कौन सा नहीं है, मतलब ये तो है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, तो 3 कार्बन हुआ,
डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए 3 ब्रोमो, दैट मीन्स यहाँ पर ब्रोमीन होगा और दूसरे पे एक मिथाइल भी होगा। तो ब्रोमीन ये भी आपका देखिए sp3 है, ये भी आपका अलाइलिक हैलाइड है। सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो सी ऑप्शन में 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटूइन, तो ब्यूटूइन बनाएंगे, ठीक है। ब्यूट है, यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे, 1 ब्रोमो यहाँ ब्रोमीन लगा दीजिए और दूसरे पे यहाँ पर मिथाइल कर दीजिए, तो ये भी आपका अलाइलिक हैलाइड है। तो इसका मतलब डी जो आंसर है वही आपका नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर में बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, दैट मीन्स 4 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड 4 ब्रोमो, मतलब यहाँ से ब्रोमीन होगा, तो ये आपका अलाइलिक नहीं है। ओके, चलिए 41 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया देखिए, मेटल फ्लोराइड है, सिंपल सा रिएक्शन। आपने अगर आपने स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ा हो वही इसका आंसर है। और स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। स्वार्ट्स रिएक्शन से सबसे पहले फ्लोरो अल्केन बनाते हैं। उसमें क्या होगा, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, यहाँ पर एक्स या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन, और मेटल फ्लोराइड के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, मेटल फ्लोराइड। तो मेटल फ्लोराइड क्या क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन दिया है। तो या तो सिल्वर फ्लोराइड लेंगे तो यहाँ से एक्सचेंज होगा, हेलोजन एक्सचेंज मेथड में आता है, यहाँ से आर एफ बनाएगा प्लस यहाँ से AgX। आर यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ देखिए मिथाइल है, और एक्स यहाँ पे क्या लिया है, ब्रोमीन, तो ये आंसर तो डी होगा। बाकी जो रिएक्शन उनको भी ध्यान दे देते हैं। फिंकल-स्टीन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, इससे हम क्या बनाते हैं, आइडो एल्केन बनाते हैं। इसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं डाइस्टोन में, तो यहाँ पर भी हेलोजन एक्सचेंज है, Ri प्लस यहाँ से NaX बनता है। थोड़ा सा स्वार्ट्स रिएक्शन में एक चीज़ ये भी जान करके आएंगे, यहाँ पर कोबाल्ट का फ्लोराइड हो सकता है, मर्क्यूरियस का भी फ्लोराइड ले सकते हो, एंटीमनी का भी फ्लोराइड ले सकते हो, है ना। तो ये कोबाल्ट, मर्क्यूरी एंड एंटीमनी का भी फ्लोराइड सिल्वर के साथ हो सकता है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वुड्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, वुड्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों सेम अल्काइल हैलाइड और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से सिमेट्रिकल एल्केन और 2 मोल NaX बनाते हैं, है ना। इसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX को ग्रिग्नार्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए 42 क्वेश्चन क्या दिया है, विच कंपाउंड वाज यूज फॉर एक्सटिंग्विशन। तो ये पॉली हेलोजन कंपाउंड हेलो एल्केन में लास्ट जो टॉपिक है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उनका यूज, उनका डिजीज कौन सा होता है, ये सब दिया। CCl4 जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। 43 क्वेश्चन, विच विल बी फाइनल प्रोडक्ट बाई रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल फॉर्मल्डिहाइड, देखिए फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, SCHO होता है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट मीन्स C2H5 और MgBr से रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ से पक्का यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल ही बनने वाला है। और अगर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊँ कैसे आप कर सकते हो, तो उसका भी बहुत सिंपल सा तरीका है। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, यही होता है SCHO। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इस कार्बन से जोड़ दीजिए, और H प्लस क्या करो, इसको अल्कोहल बना दो, यहाँ से क्या बना, C2H5 CH2OH, दैट मीन्स यहाँ से प्रोपेनॉल जो बनेगा वो आंसर है। इसका जो आंसर फाइनल बनेगा, ये आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 में क्या दिया है, विथ एल्कोक्साइड आयन विच कंपाउंड विल गिव बेस्ट रिजल्ट इन विलियमसन सिंथेसिस। देखिए विलियमसन सिंथेसिस जो होता है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और इस मेथड से सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हैं, है ना। ये तो हो गया इसके कुछ पॉइंट। इसमें बेस्ट कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें एल्कोक्साइड लेंगे, तो देखिए ये जो आपका है पहला जो ऑप्शन है वो आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यही सबसे बेस्ट होगा। बाकी यहाँ से ये सेकेंडरी है, ये आपका टर्सरी है,
और ये भी यहाँ से सेकेंडरी है। बेस्ट एसन का ऑर्डर क्या होता है, जो अल्काइल एलाइड होना चाहिए वो SN2 में सबसे ज़्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, है ना। इसका आंसर क्या बनेगा, ए आंसर राइट होगा। 45 जो क्वेश्चन दिया है, देखिए ये अपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा है। टर्सरी अल्कोहल दिख रहा है आपको। टर्सरी अल्कोहल में क्या दिया, देखिए CH3, फिर यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3 और OH। इसको जब हीट करते हैं किसके साथ, कॉपर और 5 तो यहाँ से क्या बनाता है, एल्किन बनाता है। क्यों बनाता है, उसका रीजन क्या है एल्किन का, होता क्या है, यहाँ से देखिए डिहाइड्रेशन यहाँ से हो जाएगा और डिहाइड्रेशन होके यहाँ से एल्किन फॉर्म करता है। तो OH देखिए अल्फा से यहाँ और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, ये क्या बनेगा CH3, फिर कार्बन और डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से CH3, तो 2 मिथाइल प्रोपीन यहाँ से बनने वाला है। तो बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, इसका जो आंसर होगा सी इसका राइट आंसर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी, तीनों से एल्किन ही यहाँ पर बनते हैं। ओके, 46 क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन की अगर बात की जाए, कैनिजारो रिएक्शन चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने, सबसे पहले एल्डिहाइड होना चाहिए और उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना, नो अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा चीज, वहाँ पर जो रिएजेंट होता है कंसनट्रेटेड KOH या फिर NaOH लेते हैं। तीसरी चीज, वहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल सेम टाइम पे रिड्यूस होगा। तो ऐसी रिएक्शन को ही बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो उसमें एक एग्जांपल था कि 2 मोल अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया, इस कंपाउंड का नाम क्या है, एक कार्बन का एल्डिहाइड, दैट मीन्स फॉर्मल्डिहाइड। इसको अगर मैंने कंसनट्रेटेड NaOH के साथ कराया, तो एक तो यहाँ से उतने एक कार्बन का एल्कोहल बनाएगा, मतलब CH3OH, और एक कार्बन का यहाँ से सॉल्ट बनाएगा, है ना। तो इसका हो रहा है रिडक्शन से अल्कोहल और ऑक्सीडेशन से सॉल्ट बनाएगा। तो इसका जो आंसर बन के आएगा वो कौन सा आंसर होगा, बी आंसर इसका राइट आंसर है ना, बी आंसर राइट आंसर है। बाकी अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। ये सोडियम डाई ईथर अल्काइल, मतलब ये उर्ज रिएक्शन आपको दिख रहा है। और इसकी हम बात करें अल्कोहल, तो ये सिंपल सा एसिडिक नेचर है, सोडियम मेथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, है ना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ, इसका कॉमन नेम क्या है। तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में टेबल पढ़ा होगा, इसका कॉमन नेम पूछ रहा है। कॉमन नेम ग्लूटेरिक एसिड इसी को बोलते हैं ना। 3 कार्बन CH2 आएगा और COOH 5 कार्बन का, इसका नाम क्या होगा, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, इसको ग्लूटोरिक एसिड बोलते हैं, है ना। एडीपी एसिड में 6 कार्बन होते हैं, है ना। यहाँ पर SOO और यहाँ पर CH2 कितना आएगा, 4 और COOH, ठीक है। बाकी 48 में क्या दिया, टर्सरी अमाइन। टर्सरी प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी अमाइन कैसे पहचाना है, अगर मान लीजिए NH2 दिख रहा है तो प्राइमरी है, सिर्फ यहाँ पर NH दिख रहा है तो वो 2 डिग्री अमाइन है, और सिर्फ N दिख रहा है वो आपका 3 डिग्री अमाइन है। तो हमें क्या पूछा, टर्सरी, दैट मीन्स का बी आंसर राइट आंसर है। बाकी ये देखिए प्राइमरी अमाइन होगा, ये ऑप्शन सेकेंडरी होगा, ये तो क्वाटरनरी सॉल्ट है ना। तो बी आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 बोला है कि फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज ट्रू रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ pKb वैल्यू। तो आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, बेसिक नेचर यहाँ पर दिया क्योंकि अमाइन है बेसिक नेचर, उसमें आपने क्या पढ़ा है कि जिस कंपाउंड का बेसिक नेचर जितना ज़्यादा होगा, Kb वैल्यू उतना ज़्यादा होगा और pKb वैल्यू उतना कम होगा। ये कॉन्सेप्ट है, आपको बस ये देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, उसी उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर कि pKb का ऑर्डर हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे वीक एसिड एनिलीन होता है ना। तो देखिए एनिलीन किस में है, आपका जो
लास्ट है देखिए डी ऑप्शन, वही यहाँ पर सबसे वीक बेस यही है, तो यही आंसर राइट होगा। अगर मैं बेसिक ऑर्डर लिखूं तो सबसे एनिलीन है ना, ये सबसे कम बेसिक है। इसके अलावा जो आएगा बेंजीन है, और यहाँ से CH2, सॉरी यहाँ पर NH और CH2 है। उसके बाद आपका इथाइल अमाइन होगा, और उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी जो होगा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। पी के वी वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाए, इसका डी आंसर राइट आंसर है। 50 क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है सिग्मा पाई बॉन्ड का, एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है आपको जैसा कि पता है, कॉमन नेम ही होगा। यहाँ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑरेंज डाई, आपने कपलिंग रिएक्शन पढ़ा होगा, वहाँ पर ऑरेंज एंड येलो डाई दो कॉन्सेप्ट थे। अगर आपने कपलिंग रिएक्शन पढ़ा है अमाइन चैप्टर में, वही चीज़ है। तो कैसे बनता है मैं ये भी बता दे रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसको अगर रिएक्शन करा दो फिनॉल के साथ, फिनॉल एसिडिक है तो यहाँ बेसिक मीडियम होता है, और यहाँ से जो कंपाउंड बनाता है बेंजीन होता है अल्टरनेट पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन और यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से आता है बेंजीन और यहाँ पर OH, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और इसी का जो कलर होता है ऑरेंज डाई होता है ना। और इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए बोल रहा है, तो पाई बॉन्ड तो इसमें टोटल कितने दिख रहे हैं, 7, 3 इधर 3 इधर, तो पाई बॉन्ड तो है 7। सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर सब हाइड्रोजनों का जल्दी जल्दी में हाइड्रोजन आप नहीं बोल रहे है ना। तो टोटल इसमें जो पाई सिग्मा बॉन्ड होंगे 27 होंगे, 27 सिग्मा बॉन्ड एंड 7 पाई बॉन्ड। हो सकता है इस बार आपसे एलोडाई का पूछे, एलोडाई में क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं है ना, NH2, और ये एसिडिक मीडियम होता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा ही होता है, इसमें ये बेंजीन, फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, और यहाँ से अल्टरनेट पाई बॉन्ड, और यहाँ से NH2, इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड करके जाइए, इसका नाम पैरा एमिनो एजो बेंजीन होता है, और इसका कलर कैसा होता है, LOPPT फॉर्म करता है ना। ये हमने पेपर सेट के सारे जो क्वेश्चन थे डिटेल में डिस्कस किए, और अगर आपको बोर्ड में MCQ में अच्छे स्कोर करने हैं तो यही तरीका है आपको MCQ इम्प्रूव करने का। और चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट 7 सेट के साथ। थैंक यू।